मी या ठिकाणी करतो। चारुताई या ठिकाणी मंचावर आल्या आहेत। मला या निमित्तानं इतकं सांगावंसं वाटतं, 11 एप्रिलला आपलं ताईंचं मतदान आहे आणि 11 एप्रिलला सावित्रीबाई फुलेंची सुद्धा जयंती आहे। सावित्रीबाई फुलेंच्या जयंतीच्या दिवशी त्या ठिकाणी आपण मतदान करणार आहोत आणि त्यामुळे मला इतकं सांगावंसं वाटतं, ज्या सावित्रीबाईंनी या देशामधली स्त्री शक्ती जागवली त्या स्त्री शक्तीला मतदान करण्याची वेळ 11 एप्रिलला आपल्या हातामध्ये आलेली आहे। त्यामुळे खऱ्या अर्थानं सावित्रीबाईंना सुद्धा श्रद्धांजली देण्याकरता चारुताईंना मोठ्या संख्येने या ठिकाणी मतदान करून आपण विजयी करावं, इतकी मी एक अपेक्षा या ठिकाणी करतो। सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो आणि या बोगस चौकीदारापासून ज्याचा नारा आहे जागते रहो पर मेरे भरोसे मत रहो, त्या चौकीदारापासून आपण सावध राहा इतकंच पुन्हा सांगतो आणि मोठ्या संख्येने ताईंना आपण या ठिकाणी विजयी करू ही ग्वाही आज या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या साक्षीने देऊन माझे 2 शब्दांना विराम देतो। धन्यवाद। हॅलो हॅलो हॅलो, राहुलजी 5 मिनिटात आपल्या मंचावर येत आहेत। खासदार राजू शेट्टी आपल्या मंचावर आलेत। अमरजी काळे, गवई साहेब, नसीम खान, रणजित कांबळे, त्याचप्रमाणे वीरेंद्र जगताप, राष्ट्रवादीचे नेते सुरेशभाऊ देशमुख, शेखर शेंडे, टिमांडे हे सर्व आपल्यात उपस्थित झाले। आलेल्या सर्वांचं खासदार अशोकरावजी चव्हाण यांचं स्वागत करतो। राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचा मी विनंती करतो, प्रांत अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण आजच्या सभेचं अध्यक्षस्थान स्वीकारतील आणि राहुलजी गांधी यांचं स्वागत महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा चारुलताताई टोकस करतील। त्याचप्रमाणे अशोकरावजी चव्हाण यांचं स्वागत रणजितजी कांबळे करतील। त्याचप्रमाणे खासदार राजू शेट्टी यांचं स्वागत अमर काळे करतील आमदार। त्याचप्रमाणे गवई साहेबांचं स्वागत तिमांडे करतील। नसीम खान यांचं स्वागत जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष करतील आणि शहर काँग्रेस, जिल्हा काँग्रेस रणजित कांबळे, वीरेंद्र जगताप, अमर काळे, सुरेश देशमुख, राजू तिमांडे, नरेश ठाकरे, हर्षवर्धन देशमुख, सुधीर कोठारी, शेखर शेंडे, चारुलता टोकास राहुलजीचं मोठ्या हारानं स्वागत करतील अशी मी विनंती करतो आणि यानंतर आमंत्रित करतो प्रास्ताविकासाठी आमदार वीरेंद्रजी जगताप, जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष, प्रदेशचे सचिव सावळे हे मंचावरील सर्वांचं दुपट्टा देऊन स्वागत करतील। फुले शाहू आंबेडकरांच्या स्मृतीला अभिवादन करतो आणि चारुलताराव टोकस यांच्या निवडणूक प्रचारार्थ आजच्या या विशाल जाहीर सभेमध्ये भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष आदरणीय राहुलजी, महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण, रणजितदादा कांबळे, चारुलताताई, अमरभाऊ काळे, खासदार राजू शेट्टी साहेब या सर्वांचं स्वागत करतो आणि मला प्रस्ताविकासाठी 2 मिनिटं बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आयोजकांचे आभार मानून मी आदरणीय राहुलजी यांना आठवण करून देऊ इच्छिते की राहुलजी देशाला स्वतःचे चौकीदार म्हणवणारे, आपण जेव्हा विदर्भातल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांचे अश्रू पुसण्यासाठी 30 एप्रिल 2015 रोजी 25 किलोमीटरची पदयात्रा काढून माझ्या धामणगाव रेल्वे शहरामध्ये आणि ग्रामीण भागामध्ये फिरत होते, तेव्हा हे चौकीदार मात्र गेल्या 5 वर्षामध्ये एकाही विधवेच्या भेटीला गेले नाही। ही वस्तुस्थिती आहे। 30-45 डिग्री सेल्सिअसच्या तापमानामध्ये आपण विधवांचे अश्रू पुसण्यासाठी विदर्भात फिरत होते आणि हे मात्र चौकीदार कधीही विधवांच्या भेटीसाठी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भेटीला गेले नाही। ही वस्तुस्थिती आहे। अरे आमचा नेता गरिबांचा आणि शेतकऱ्यांचा नेता आहे। बंधूंनो,
एकीकडे राहुलजींनी 72,000 रुपये गरिबांच्या खात्यामध्ये टाकण्याची घोषणा केल्याबरोबर हे चौकीदार म्हणतात हे मुमकिन नाही आहे, यह जुमला है. तुमचा 15 लाख रुपये टाकण्याचा जुमला नव्हता आणि आमचा मात्र 72,000 रुपये टाकण्याचा जुमला झाला. बंधूंनो, गरिबांच्या आणि शेतकऱ्यांची थट्टा करणाऱ्यांना माझी या व्यासपीठावरून विनंती आहे की तुम्ही एकीकडे 1 लाख कोटीची बुलेट ट्रेनची भाषा करता आणि विदर्भातल्या मात्र 20 पॅसेंजर गाड्या बंद करता. गरिबांसाठी चालणारी 20 पॅसेंजर गाड्या रेल्वे गाड्या यांनी बंद केल्या. सातत्यानं नाव गरिबांचं घ्यायचं आणि खिसे मात्र अदानी अंबानींचे भरायचे. अशा धंदेवाल्या लोकांपासून बंधूंनो सावध राहिलं पाहिजे. आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी न करणाऱ्या, गोरगरिबांचे संजय गांधी श्रावणबाळचे पगार न वाढवणाऱ्या, शेतमालाला भाव न देणाऱ्या या चौकीदाराच्या सरकारला घरचा रस्ता दाखवायची हीच योग्य वेळ आहे. नंतर मात्र आपल्याला दुसरी संधी मिळणार नाही. आणि म्हणून 11 एप्रिलला सावित्रीबाईंना श्रद्धांजली देताना ही महत्वाची गोष्ट करा आणि चारुताईंच्या पंजासमोरची बटन दाबा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. डॉक्टर गवई 2 मिनिटात आपलं मनोगत व्यक्त करतील. मंचकावर राहुलजी सोडून नाव घ्या फक्त राहुलजींचं आणि 2 मिनिटात आपलं भाषण. आदरणीय राहुल जी, आदरणीय अशोक जी और सभी उपस्थित गण, आज का ये जोश देख के, आज का ये भीड़ देख के एक बात तय हो गई कि आने वाले 23 मई को दिल्ली का तख्त बदलने वाला है. तुम तंग आ गए हो उस जुमले वाली सरकार से जिसने झूठे वादे किए. क्या भ्रष्टाचार कम हो गया? क्या कालाधन कम हो गया? क्या महंगाई कम हो गई? इन्होंने झूठे वादे किए. एक तेज रफ्तार से प्रगति करने वाला देश, उसकी रफ्तार कम हो गई, अधोगति हो गई. रुपए की कीमत डॉलर के सामने कम हो गई. अधोगति के साथ अगर इन्होंने कुछ किया होगा तो खौफ का वातावरण निर्माण किया. 75 साल में कभी देश का संविधान नहीं जला, वो इस बार जला. पुणे में एक अल्पसंख्यक युवक की हत्या हो गई. क्यों हत्या हो गई? क्योंकि उसने हरा शर्ट पहना था. शिरडी में एक अनुसूचित जाति के युवक की हत्या हो गई. क्यों हत्या हो गई? क्योंकि उसने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का मोबाइल में रिंगटोन रखा था. रोहित वेमिला को आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त किया गया था. क्यों प्रवृत्त किया गया था? क्योंकि वो पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था. अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, क्या वो गुनाह है? कोई अगर हरा शर्ट पहनना चाहता है तो क्या वो गुनाह है? परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की अगर कोई रिंगटोन लगाता है तो वो गुनाह है. और अगर एक गुनाह है तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की रिंगटोन हम 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार लगाएंगे. विकास के मुद्दे पर हम सब इधर आए हुए हैं और विकास के लिए हम सभी जन इस आघाड़ी को साथ देंगे. विकास के लिए, प्रगति के लिए, देश को बचाने के लिए इस आघाड़ी के उम्मीदवार को चुन के दीजिए. जय भीम, जय भारत. आमंत्रित करतो माजी मंत्री नसीम खान, खासदार राजूजी शेट्टी साहेब. तिकडून मंचावर उपस्थित राहुलजी, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोकराव चव्हाणजी, आमच्या उमेदवार चारुलताताई टोकस, उपस्थित मंचावरील सर्व मान्यवर आणि जमलेल्या माझ्या भावांनो आणि आया बहिणींनो, मी आज या ठिकाणी फक्त तुम्हाला आठवण करायला आलेलो आहे. 5 वर्षापूर्वी याच ठिकाणी नरेंद्र मोदी या फसव्या माणसानं आपल्याला काय काय आश्वासनं दिलेली होती, ती आश्वासनं विसरू नका.
7,000 रुपये कापसाला भाव देण्याचं आश्वासन 5 वर्षापूर्वी नरेंद्र मोदींनी दिलं होतं आणि कापसाची काय वाट लागली हे तुम्हाला माहिती आहे. तेवढेच नव्हे तर त्यांचे परम मित्र अदानी यांना परदेशातून डाळ आयात करायला परवानगी दिल्यामुळं आपल्या डाळीची, आपल्या तुरीची, आपल्या हरभऱ्याची अवस्था काय झाली हे तुम्हाला माहिती आहे. सरकारनं खरेदी केलेल्या तुरीचे पैसे, हरभऱ्याचे पैसे 6-6 महिने शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत आणि पैसे वसूल करण्यासाठी लाच द्यावी लागली. याची शरम या लोकांना वाटली पाहिजे, परंतु त्यांना शरम वाटत नाही. जी अवस्था तुरीची, हरभऱ्याची, तीच अवस्था सोयाबीनची. ज्यावेळी शेतकरी सोयाबीन विकत होता त्यावेळी त्याचा भाव होता 2200 रुपये आणि आता शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकून टाकलेला आहे. आज सोयाबीनचा भाव 3600 रुपये आहे. म्हणजे शेतकरी विकायला गेला तर तो खड्ड्यात गेला, तोट्यात गेला आणि व्यापारी विकायला आला तर मालामाल झाला. हे धोरण गेल्या 5 वर्षामध्ये या नरेंद्र मोदी या नाटकी माणसानं राबवलेलं आहे. शेतकऱ्याला उद्ध्वस्त केलेला आहे, शेतकऱ्याला संपवलेला आहे. या वर्धा जिल्ह्यामध्ये 20,000 लिटर दूध असताना केवळ 11,000 लिटर दूध खरेदी केलं जातं आणि 9,000 लिटर दूध मात्र काय करायचा प्रश्न आहे. म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जुलै महिन्यामध्ये आंदोलन करून आम्ही दुधाचा भाव वाढवून घेतला, परंतु ते दूध आज खपायला तयार नाही. प्रत्येक बाबतीत असं झालेलं आहे. चहा विकणारा माणूस देशाचा पंतप्रधान झाला, परंतु 5 वर्षामध्ये काय झालं तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दुप्पट झाल्या. हेच झालं. गेल्या 5 वर्षामध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात त्यांचा तळतळाट यायला लागल्याशिवाय राहणार नाही याची मला खात्री आहे. भावांनो, मी लढणारा माणूस आहे, मी कोल्हापूरचा माणूस आहे, मी अंगावर आलं तर शिंगावर घेणारा माणूस आहे. या नरेंद्र मोदींना आपला विश्वासघात केलेला आहे. या अमित शहा सारख्या गुन्हेगाराला यांनी मोठं केलेलं आहे. आता जर का बदला घ्यायचा असेल तर मतपेटीतून बदला घ्या आणि या चहावाल्याला पुन्हा चहा विकायला पाठवा. हाच खऱ्या अर्थानं बदला आहे. एवढंच सांगतो आणि इथंच थांबतो. धन्यवाद. यानंतर आमंत्रित करतो खासदार अशोकराव चव्हाण, प्रांत अध्यक्ष. समोर जे रस्त्यावर लोक आहेत त्यांना कृपा करून पोलिसांना विनंती करतो की त्यांना आत येऊ द्या. समोरच्या रस्त्यावर काँग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधीजी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टीजी, गवईजी, आपल्या उमेदवार चारुताई टोकस, रणजित कांबळे, अमर काळे, शीत शेंडे, मंचावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व माझे सहकारी नेते, उपस्थित बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, याच प्रांगणामध्ये 3 दिवसापूर्वी भाजपची सभा झाली आणि अर्ध ग्राउंड रिकामं होतं. आज या ग्राउंडवर खचाखच लोक भरलेले आहेत. हे दाखवतंय की काँग्रेस आणि महाआघाडीचा विजय या महाराष्ट्रामध्ये नक्की होणार आहे आणि विदर्भामध्ये जास्तीत जास्त जागा आपल्या महाआघाडीचा येणार आहेत. राजू शेट्टींचं मी आभार मानतो, गवई साहेबांचे आभार मानतो. राजू शेट्टींनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आपला आवाज उठवला आणि आम्ही राहुल गांधींनी निर्णय घेतला की या महाआघाडीमध्ये राजू शेट्टींना घेतलं पाहिजे, गवईंना घेतलं पाहिजे, कवाडेंना घेतलं पाहिजे आणि शेतकऱ्यांच्या विचाराचा हा लढा आम्ही सर्व महाआघाडी घेऊन पुढे जाणार आहोत. मित्रहो, देशाचे प्रधानमंत्री या ठिकाणी नरेंद्र मोदी येतात, शेतकऱ्यांच्या विषयी काही बोलत नाही, शेतकऱ्यांच्या एकंदरीत पिकाच्या भावाच्या बाबतीमध्ये काही बोलत नाही, शेतकऱ्यांच्या तूर डाळीबद्दल काही बोलत नाही, दुधाबद्दल बोलत नाही, अन्नधान्याबद्दल बोलत नाही. किमान आधारभूत किंमत विसरून गेले आणि या ठिकाणी भलतंच काहीतरी बोलून गेले. असे फेकू पंतप्रधान आम्हाला अजिबात नकोय. आम्हाला राहुलजींच्या नेतृत्वाखाली असलेलं केंद्र सरकार पाहिजे. राहुलजींच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना, गरीब माणसाला मदत करणारं सरकार पाहिजे आणि राहुल गांधी देशाचं एक सक्षम नेतृत्व आहे. या सगळ्या गोष्टीला चोख या ठिकाणी निर्णय घेणारं, गरिबांची कदर करणारं आणि शेतीमालाला चांगला भाव देणारं सरकार हे राहुल गांधी या ठिकाणी देऊ शकतात. मित्रहो, आज चारुताई आमच्या ताईंच्या आमच्या
चारुताई या ठिकाणी प्रभारावांची आठवण करून देतात. प्रभारावजी आमच्या प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्ष होतात आणि आज महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष म्हणून चारुताई या ठिकाणी आहे. मी त्यांचं मनपूर्वक आताच अभिनंदन करतो की 100% विदर्भातली जनता आपल्याला निवडून देणार आहेत. राहुल गांधी मुद्दामून आज दुसऱ्यांदा वर्ध्याला आलेत. मित्रहो, महात्मा गांधींचे खरे विचार, महात्मा गांधींचे विचार खरे आचरणामध्ये आणण्याचं काम जर कोणी करत असेल तर काँग्रेस पक्ष करत आहे. तिथे फक्त भाजपवाले महात्मा गांधींचा चष्मा लावून फक्त दाखवत आहेत की महात्मा गांधींचे विचार आणि आचार आम्ही पालन करत आहोत. हवा का मामूली झोंका, हवा का मामूली झोंका कभी आंधी नहीं हो सकता और चरखा घुमाने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो सकता. दोस्तों, मला मुद्दाम सांगितलं, महात्मा गांधीचे विचार या वर्ध्यामध्ये रुजवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल आणि पुढे न्यायचं काम जर कोणी करत असेल तर काँग्रेस पक्ष खऱ्या अर्थाने महात्मा गांधींचे विचार देशामध्ये आचरणात येत आहे. आम्ही या ठिकाणी आज विदर्भामध्ये आपल्या सर्वांकडून अपेक्षा करतो जास्तीत जास्त जागा आल्या पाहिजेत. या जिल्ह्यामध्ये, या राज्यामध्ये राहुलजीच्या नेतृत्वाखाली जे सरकार आणण्याचा आपला प्रयत्न आहे. आगामी काळामध्ये देशात आणि महाराष्ट्रातून अधिकच्या जागा महाआघाडीच्या याव्यात आणि केंद्रामध्ये आपलं युपीएचं सरकार पुन्हा स्थापन व्हावं अशा प्रकारची अपेक्षा या ठिकाणी करतो. चारुताईंना या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या वतीने शुभेच्छा देतो. राहुल गांधींचं स्वागत करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मागच्या लोकांनी समोर या. कृपाकरच्या रस्त्या लोक आमंत्रित करतो. देशाचं भविष्य, काँग्रेसचं भविष्य, तरुणांचं भविष्य, खासदार अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुलजी गांधी. नमस्कार. अशोक चौहान जी, रंजीत कामले जी, वीरेंद्र जगताप जी, राजू शेट्टी जी, अमर काले जी, डॉक्टर राजेंद्र गवाई जी, सुरेश देशमुख जी, नसीम खान जी, राजू टिमंडे जी, हमारे कैंडिडेट्स चुरुलता जी, पार्टी लीडर्स, कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इंटक के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत. आप यहां मेरी बात सुनने आए, दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. मैंने सुना कि कुछ ही दिन पहले यहां प्रधानमंत्री जी आए थे. 5 साल से प्रधानमंत्री हैं. 2014 में एक के बाद एक वायदे करते थे. 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में. कुछ ही दिन पहले आए, क्या उन्होंने रोजगार की बात की? कुछ बोला रोजगार के बारे में? ये जो यहां फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, इसके बारे में कुछ बोला प्रधानमंत्री जी? किसान को जो पहले सही दाम की बात करते थे, यहां जो खरीदी नहीं हो रही है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ बोला? नहीं बोला. 15 लाख, उसके बारे में कुछ बोला आपको? बताया कि भाई मैं 5 साल पहले आया था, 15 लाख की बात की थी, माफी मांगता हूं, नहीं दे पाया, इस बार दूंगा. ये नहीं बोला? नहीं बोला. युवा जो भटक रहे हैं, हर प्रदेश में जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, अच्छा उनके बारे में बोला? पहले कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, इस बार बोला ना? क्या हो गया? अच्छा, अनिल अंबानी का नाम लिया? नहीं लिया ना? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, इनका नाम नहीं लिया ना? तो देखिए,
वो झूठे वायदे करते हैं, हम सच बोलते हैं। तो मैं यहां आया हूं और आपने 4 साल पहले, 5 साल पहले देश की जनता ने जो 15 लाख की बात बोली नरेंद्र मोदी ने, काफी लोगों ने उसको सुना और कहा, हां भाई बात तो सही बोली है। हर रोज हम देखते हैं अमीर लोगों को पैसा दिया जाता है, उनका कर्जा माफ होता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी आया है, 15 लाख की बात की है, बात तो सही है। आपको भी लगा होगा, मुझे भी लगा। मैंने भी सोचा कि ये 15 लाख की बात जो कर रहा है, बात तो सही है, झूठ बोल रहा है। आइडिया ठीक है, गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना अच्छा लगा, मगर झूठ बोल रहे हैं। अब 5 साल से हम देख रहे हैं, कभी अंबानी, कभी अदानी, हर रोज अखबार में किसी को 6 एयरपोर्ट मिल जाते हैं, किसी को किसानों का बीमा का पैसा मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि हम भी इसके बारे में कुछ करें। तो 6 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के जो इकोनॉमिस्ट हैं, थिंक टैंक है, उनको बुलाया और मैंने कहा, देखिए कि चौकीदार जी जो हैं, ये जब हर भाषण में कहते थे 15 लाख रुपए दूंगा, 15 लाख झूठ है। मुझे आप बताइए, अगर हम हिंदुस्तान के 20% लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहें, तो बिना अर्थव्यवस्था को नष्ट किए हम कितना पैसा डाल सकते हैं। और मैंने उनसे कहा कि मैं लंबे भाषण नहीं सुनना चाहता, झूठ नहीं सुनना चाहता, मैं थियरी नहीं जानना चाहता, किताब नहीं देखना चाहता, मुझे एक नंबर चाहिए। नंबर मतलब इतने रुपए हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकती है, बस मुझे नंबर दो। वो गए, 4-5 महीने काम किया और कुछ दिन पहले मेरे पास वापस आए, मुझे एक कागज दिया और कागज पे एक नंबर लिखा हुआ था। 72,000 रुपए हर साल। यह है 15 लाख की सच्चाई। 15 लाख झूठ, सच्चाई इतनी खूबसूरत नहीं होती, झूठ जितनी खूबसूरत नहीं होती। 15 लाख का झूठ, 72,000 रुपए की सच्चाई। उसको दूसरे तरीके से बोलता हूं, 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए। अच्छा नंबर है, 15 लाख जितना नहीं है मगर अच्छा है। तो हम एक नई योजना बना रहे हैं। उसका नाम न्याय योजना है। और जो भी लोग 12,000 रुपए प्रति महीना से कम कमाते हैं, यह योजना उनके लिए है। किसान हो तो आपके लिए, मजदूर हो तो आपके लिए, बेरोजगार युवा हो तो आपके लिए, हमारी माताएं बहनें आपके लिए। अगर आपकी आमदनी 12,000 रुपए से कम की है तो 12,000 रुपए तक पहुंचाने की गारंटी हमारी। ₹72,000 रुपए हर साल सीधा हिंदुस्तान के 20% गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डालेगी। ऐतिहासिक निर्णय है, कोई सोच भी नहीं सकता कि सरकार के पास इतना पैसा है। कोई सोच नहीं सकता कि 3,60,000 रुपए 5 साल के अंदर हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार डाल सकती है। और मैं आपको स्टेज से गारंटी दे रहा हूं,
15 लाख नहीं बोलूंगा, जिंदगी भर नहीं बोलूंगा, 3,60,000 आपके बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हमने इसको चेक किया है। दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट को पूछ कर किया है, हिंदुस्तान के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से बात करके कहा है, न्याय योजना अगर नरेंद्र मोदी 15 लोगों को 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दे सकता है, तो कांग्रेस पार्टी 5 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपए हर साल दे सकती है। अब यहां महिलाएं भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं पुरुषों को शायद अच्छा ना लगे, मगर भाइयों, पैसा डायरेक्टली महिलाओं के बैंक अकाउंट पे जाएगा। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? एक साइड न्याय, हम न्याय देना चाहते हैं, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को न्याय देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, आपको नुकसान हुआ, छोटे दुकानदारों को नुकसान हुआ, छोटे बिजनेस वालों को नुकसान हुआ, किसानों को नुकसान हुआ। ये माताएं बहनें जो आई हैं, घंटों ये बैंक के सामने खड़ी थी, धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में खड़ी थी। अनिल अंबानी तो नहीं था ना, मेहुल चौकसी तो नहीं खड़ा था ना। तो एक कारण है न्याय। दूसरा कारण आपने देखा होगा कि नोटबंदी के बाद, गब्बर सिंह टैक्स के बाद हिंदुस्तान की सब फैक्ट्रियां बंद हो गई। यहां भी फैक्ट्रियां बंद हुई, यहां भी बेरोजगारी हुई। इसका कारण क्या है? कारण है कि हिंदुस्तान की सरकार ने आपके जेब में से पैसा निकाला, माताओं बहनों के जेब में से पैसा निकाला, छोटे बिजनेस वालों के जेब में से पैसा निकाला। गब्बर सिंह टैक्स में हर महीने 10-15 फॉर्म भरो, कोई ना कोई अफसर आके रिश्वत मांगे। 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स। फायदा उन्हीं 15 लोगों को। आपके जेब से पूरा का पूरा पैसा निकाला, आपको झूठ बोला। काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो लाइन में आपको अमीर लोग, भ्रष्ट लोग क्यों नहीं दिखाई दिए? लाइन में आपको माताएं बहनें, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, बेरोजगार युवा क्यों दिखे? क्या आप लोग चोर हो? किसने कहा कि हिंदुस्तान की जनता चोर है? आप लोग ईमानदार हो, खून पसीना देते हो, आपको लाइन में खड़ा किया। और हिंदुस्तान के चोर बैंक के पीछे गए, एसी में बैठे, काला धन निकाला। नरेंद्र मोदी जी ने काले धन को सफेद कर दिया, और जो अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की वो ठप हो गई। इसीलिए हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। लाखों करोड़ रुपए जो आपके जेब से निकाला गया, वो कांग्रेस पार्टी आपके जेब में वापस डालेगी। और फिर क्या होगा मैं बताता हूं। जैसे ही वो पैसा आपके जेब में आएगा, युवाओं के जेब में आएगा, माता बहनें के पास आएगा, आप चीजें खरीदना शुरू करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, पैंट खरीदेगा, जूता खरीदेगा, सेलफोन खरीदेगा। जैसे आपने चीजें खरीदना शुरू की, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, जंप स्टार्ट हो जाएगी। धड़ाक से, जैसे इंजन स्टार्ट होता है, चाबी घुमाने से इंजन स्टार्ट होता है, न्याय योजना से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का इंजन धड़ाक से चालू हो जाएगा। और ये जो यहां फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, ये एक के बाद एक शुरू हो जाएंगी। और आपके बच्चे इन्हीं फैक्ट्रियों में रोजगार पाएंगे। दोनों काम हो जाएंगे, न्याय मिलेगा और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी। आप देखना ये होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अपमान किया है आपने नरेंद्र मोदी जी की
किसान के साथ फोटो देखी कभी? कहीं मजदूर को गले लगते हुए नरेंद्र मोदी की फोटो देखी? हो नहीं सकता। मगर अनिल अंबानी को गले लगते, मेहुल चोकसी को गले लगते, नीरव मोदी को गले लगते, ओबामा जी को गले लगते तो देखिए ना। तो जिसके दिल में गरीबों के लिए जगह नहीं है, जिसके दिल में किसानों के लिए जगह नहीं है, वो किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम नहीं कर सकता, चाहे भी नहीं कर सकता। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, किसानों को आदर देने की जरूरत है, किसानों को बताने की जरूरत है कि हां, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, टाइम जाया नहीं कर रहे हो, हिंदुस्तान की सरकार आपका हाथ पकड़ के खड़ी है आपके साथ। इसलिए हमने कहा है 2019 में अगला बजट होगा, कांग्रेस पार्टी लाएगी, उस बजट में जैसे पहले रेलवे का अलग बजट होता था, वैसे किसानों का अलग बजट होगा। और हिंदुस्तान के हर किसान को पता लगेगा कि हिंदुस्तान की सरकार हमारे लिए कितना पैसा दे रही है, हमारी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, हमें दाम कहां से मिलेगा, दूध का दूध, पानी का पानी, साफ। आपको पार्लियामेंट हाउस में हम आपका बजट देंगे और दिखाएंगे कि यह हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के किसानों के लिए आने वाले साल में करने जा रही है। आप घबराते हो, कर्जा लेते हो, रात को सो नहीं पाते हो, डर लगता है कर्जा नहीं दे पाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। हर किसान के दिल में यह दर्द है, घबराहट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह घबराहट अनिल अंबानी के दिल में है? क्या यह घबराहट मेहुल चोकसी के दिल में, नीरव मोदी, विजय माल्या के दिल में है? ना। वो जितना भी कर्जा लेना चाहते हैं लेते हैं, जेल कभी नहीं जाते। मैनिफेस्टो में हमने साफ लिख लिया है कि हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जे के कारण जेल नहीं जाएगा। आप अगर किसान को जेल में डालना चाहते हो तो फिर उनको जेल में डालो, अनिल अंबानी को जेल में डालो, नीरव मोदी को जेल में डालो, मेहुल चोकसी को जेल में डालो। अगर वो जेल नहीं जाएंगे तो ये भी जेल नहीं जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप बिना डरे काम करो, बिना घबराए सो कि आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है, आपका बजट है, अलग बजट। आपके खेत के पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, जो भी आप उगाते हो उसको प्रोसेस करने की फैक्ट्री बिल्कुल पास में। आप अपना माल सीधा जाके फैक्ट्री में बेचो। विदर्भा में लॉजिस्टिक्स हब बनाना चाहते हैं कि आपका माल सीधा सिर्फ हिंदुस्तान में ना बिके, पूरी दुनिया में जाके बिके। आपकी मेहनत की शर्ट चाइना में बिके। किया जा सकता है। मगर इन चीजों के बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। आए 5 साल प्रधानमंत्री हैं और आपकी इतनी भी इज्जत नहीं करते। आपको यह भी नहीं कह सकते हां यहां फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं इनको खोल दूंगा। आपको यह नहीं कह सकते कि आपको यहां सही दाम नहीं मिल रहा, मैंने वायदा किया था पूरा नहीं कर पाया, मैं इस बार करूंगा। आपको यह नहीं कह सकते कि भैया देखो 15 लाख रुपए नहीं दे पाया, कैलकुलेशन किया है,
3,60,000 रुपए 5 साल के अंदर मैं दे सकता हूं, मैं दे दूंगा, नहीं कह सकते। चौकीदार है, प्रधानमंत्री नहीं है, चौकीदार है। किसान के घर में आपने कभी चौकीदार देखा? मजदूर के घर के सामने कभी चौकीदार देखा? कहीं है हिंदुस्तान में एक मजदूर जिसके घर के सामने चौकीदार दिखता है? भाई और बहनों, चौकीदार अनिल अंबानी के घर के सामने होता है। चौकीदारी की है, जबरदस्त चौकीदारी की है। गरीबों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, धड़ाधड़ डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी लो, गब्बर सिंह टैक्स लो। सही दाम नहीं देने वाला मैं क्या कर लोगे? प्रधानमंत्री हूं, चौकीदार हूं, मीडिया तो मेरे साथ। जो मैं कहता हूं ये चलाते हैं, दिन भर चलाते हैं। मगर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की आवाज को नहीं समझते हैं। हिंदुस्तान बोलता नहीं है, शांत रहता है, देखता है, सुनता है और फिर झटका मारता है। देख लेना 2019 में चुनाव में, देख लेना पूरा ड्रामा चलेगा। प्रेस वाले लिखेंगे चौकीदार चौकीदारी की बात करेगा, वोट पड़ेंगे, चौकीदार को उठा के फेंक देंगे। देख लेना आप, क्योंकि जो किसान का अपमान करता है, जो गरीबों का मजाक उड़ाता है, जो गरीबों का मजाक उड़ाता है, जो किसानों का अपमान करता है, जो बेरोजगारों की मदद नहीं करता है, उसको यह देश हटाकर ही छोड़ेगा। और मैं यहां आपको झूठे वायदे करने नहीं आया हूं। मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहां आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको सच्चाई बोलूंगा। 3,60,000 करा जा सकता है, मैं करूंगा। यहां महिलाएं आई हैं, अच्छा लगा मुझे कि आप सामने बैठे। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप यहां सामने बैठी हैं। मैनिफेस्टो में हमने साफ लिखा है, महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में 33% रिजर्वेशन हम देंगे। सच्चाई है, हम करेंगे इसको। उसमें यह भी लिखा है कि हिंदुस्तान की सरकार 33% रोजगार में, सरकारी रोजगार में महिलाओं को जगह देगी। कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, झूठ। मैं आपको सच्चाई बता देता हूं। न्याय योजना से आपकी फैक्ट्री खुलेगी। 22 लाख सरकारी रोजगार हैं जो खाली हैं। 22 लाख लोगों को हिंदुस्तान की सरकार रोजगार दे सकती है, 1 साल के अंदर हम दे देंगे। 2 करोड़ नहीं, 22 लाख। 10 लाख युवाओं को पंचायत में रोजगार दिया जा सकता है, दे देंगे। यह काम किया जा सकता है। सच्चाई ये है। मोदी जी एयरफोर्स की बात करते हैं। पुलवामा में हमला हुआ, एयरफोर्स के विमानों ने पाकिस्तान में जाकर बम गिराए, बहादुरी दिखाई। प्रधानमंत्री कहते मैंने किया। आपने किया? आपने किया? राइफल पकड़ के जाके दिखाओ जरा। 5 मिनट राइफल पकड़ के खड़े हो जाओ, जैसे हमारी सीआरपीएफ के लोग खड़े होते हैं। अरे छोड़ो, बस में जाके दिखा दो। जम्मू कश्मीर में अकेले बस में जाके दिखा दो। मैंने किया।
क्या किया? एयरफोर्स ने बम गिराए, सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए? नहीं, मगर नरेंद्र मोदी ने किया। रेस कोर्स रोड में बैठ के किया। मैं आपको बताता हूं नरेंद्र मोदी ने क्या किया। एयरफोर्स को राफेल का हवाई जहाज खरीदना था, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। 126 हवाई जहाज, हाई टेक्नोलॉजी हवाई जहाज। यूपीए सरकार ने कहा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इस हवाई जहाज को बनाएगी, हिंदुस्तान में बनाएगी। फ्रांस के लोग बहाना बना रहे थे, नहीं हम फ्रांस में बनाएंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा नहीं, फ्रांस में नहीं बनेगा, हिंदुस्तान में बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, फैक्ट्री हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कहीं इंजन बनेगा, कहीं बॉडी बनेगी हवाई जहाज की, कहीं रेडार बनेगा, कहीं हथियार बनेंगे। लाखों युवाओं को रोजगार मिलता। हवाई जहाज का दाम 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फ्रांस जाते हैं, चेक कर लीजिए, उनके साथ अनिल अंबानी जाता है। चौकीदार मालिक को फ्रांस ले जाता है, बॉस को फ्रांस ले जाता है, अनिल अंबानी को। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि नरेंद्र मोदी ने मुझे साफ बता दिया एचएएल हवाई जहाज नहीं बनाएगी। 526 का छोड़ो, 1600 करोड़ रुपए का खरीदा जाएगा एक हवाई जहाज। और ये जो मेरे साथ आए हैं अनिल अंबानी जी, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, फ्रांस का राष्ट्रपति कह रहा। हॉलैंड नाम है, इंटरनेट पे देख लीजिए, हॉलैंड मोदी अनिल अंबानी सर्च कर लीजिए, पता लग जाएगा आपको उसने क्या कहा। सीबीआई डायरेक्टर कहता है चौकीदार की इंक्वायरी मैं करूंगा, चोरी की है। 1:30 बजे रात को चौकीदार सीबीआई के डायरेक्टर को निकाल देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको वापस लाओ, वापस आता है, 5 घंटे बाद फिर से चौकीदार उसको निकाल देते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग फाइल पे लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट फ्रांस के साथ नेगोशिएशन किया। 8 साल से नेगोशिएशन चल रहा था, नरेंद्र मोदी ने सब रद्द कर दिया। अपने मित्र को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए सीधा उसने फ्रांस की सरकार से और डासोल्ट कंपनी से सौदा कर लिया। डिफेंस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। इसलिए पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, अब नारा है चौकीदार चौकीदार चौकीदार। 5 साल में अगली बार यहां आएंगे, मेरी तरफ से उनसे 2-3 सवाल पूछ लेना। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख रुपए का क्या हुआ, किसानों को सही दाम देने का क्या हुआ, यह पूछ लेना। पार्लियामेंट हाउस में 1.5 घंटा ये 4 सवाल राफेल के बारे में मैंने पूछे। अनिल अंबानी को क्यों मिला, उसने कभी हवाई जहाज नहीं बनाया। 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में क्यों डाले। एचएएल 70 साल से हवाई जहाज बना रहा है, आपने उससे क्यों छीना। हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनाया हवाई जहाज, फ्रांस में क्यों बन रहा है। 1.5 घंटा नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, राफेल की बात नहीं की। कभी यूं देखें, कभी इधर देखें, कभी ऊपर देखें, कभी साइड में देखें, कभी यूं करें, आंख में आंख नहीं मिला पाया। तो आपको निर्णय लेना है, आप 2 हिंदुस्तान चाहते हो, एक। मेरा कहना है एक हिंदुस्तान होना चाहिए, उसमें सबको न्याय मिलना चाहिए, किसानों की जगह होनी चाहिए,
उनका कर्जा माफ होना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनको दाम मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, बड़े बिजनेस वाले हैं, उनके लिए भी जगह होनी चाहिए, मगर छोटे बिजनेस वालों के लिए, मिडिल साइज बिजनेस वालों के लिए, दुकानदारों के लिए भी जगह होनी चाहिए। मैं सिर्फ न्याय की बात कर रहा हूं। एक हिंदुस्तान, एक झंडा, एक हिंदुस्तान। वो चाहते हैं 2 हिंदुस्तान हो, एक अमीर लोगों का मर्सिडीज गाड़ी का, प्राइवेट हवाई जहाज का, लाखों करोड़ का राफेल कॉन्ट्रैक्ट का, अनिल अंबानी का, दूसरा किसानों का, मजदूरों का, बेरोजगार युवाओं का, माताओं बहनों का। 2 हिंदुस्तान हम नहीं होने देंगे। इसलिए हम आपके लिए न्याय योजना ला रहे हैं। इसलिए मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि किसानों की मदद होगी, किसानों के साथ आपको सरकार खड़ी हुई दिखाई देगी। किसानों का बजट बनेगा और उनको पहले ही बता दिया जाएगा कि इस साल तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है, देख लो। स्वास्थ्य में, शिक्षा में पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। एमआरआई की जरूरत होती है, ऑपरेशन की जरूरत होती है, लाखों रुपए जेब से निकालकर उन्हीं 15-20 लोगों को दो। गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा सकता हिंदुस्तान में। बच्चे को यूनिवर्सिटी, कॉलेज में भेजना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, लॉयर बनाना है, प्राइवेट कॉलेज में भेजो, 15 लाख 20 लाख रुपए पहले निकालो। क्यों? सरकार का काम है। जनता को शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना सरकार का काम है। और हम आपका पैसा न्याय योजना में डालेंगे, नए अस्पताल बनाने में डालेंगे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने में डालेंगे। यह फर्क है हम में और उनमें। अंत में हम जोड़ते हैं, सब लोगों को जोड़ते हैं, प्यार की बात करते हैं। आप देखिए, आपने मेरा भाषण सुना, नफरत आपको नहीं सुनाई देगी, प्यार से मैं बोलता हूं। दूसरी तरफ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नफरत तोड़ने का काम करेंगे। हिंदू धर्म में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? गुरु शिष्य का रिश्ता। इससे बड़ी कोई चीज है हिंदू धर्म में गुरु शिष्य के रिश्ते से? नहीं ना। अडवाणी जी की आज क्या हालत है? अडवाणी जी नरेंद्र मोदी के गुरु हैं। स्टेज से उठा के फेंक दिया, नमस्ते तक नहीं करते हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से, नमस्ते तक नहीं करते हैं। और फिर धर्म की बात करते हैं। कहां लिखा है हमारे धर्म में, कहां लिखा है हिंदू धर्म में कि नफरत फैलानी चाहिए? कहां लिखा है कि लोगों को मारना है? कहां लिखा है कि हिंसा करनी चाहिए? मैंने नहीं देखा कहीं। बहुत पढ़ा है मैंने, कहीं नहीं देखा मैंने। हिंदू धर्म में सिर्फ लिखा है कि भैया प्यार से जियो, भाईचारे से जियो, लोगों से गले मिलो। और मैं जानता हूं कि ये आपके दिल में है, आपका डीएनए है। लड़ाई यही है, हिंदुस्तान को एक करने की लड़ाई है। और मैं आप सबके साथ खड़ा हूं, मिलकर हम ये चुनाव जीतने वाले हैं। किसानों की, युवाओं की, माताओं बहनों की रक्षा करेंगे। आप सब यहां आए, दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। हॅलो, जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष मनोज चांदूरकर आभार प्रदर्शन करतील। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्षाचा राहुल गांधी आगे बढ़ो। गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आज या प्रसंगी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इथे उपस्थित आले, त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो। तसेच प्रदेश अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण यांचे सुद्धा आभार व्यक्त करतो। माननीय खासदार राजू शेट्टी, राजेंद्रजी गवई यांचे सुद्धा आभार व्यक्त करतो। आणि येथे उपस्थित असलेल्या समस्त खेडेपाड्यातून आलेल्या
जनसागराचे सुद्धा आभार व्यक्त करतो आणि पत्रकार मित्र मीडिया यांचे सुद्धा आभार व्यक्त करतो आणि 2 शब्द